मैम चौक तो दे दीजिए फिर। चौक भी नहीं है, ये रहेगी थोड़ी। चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, तो हम लोग कल किसके बारे में बात कर रहे थे? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, राइट? कल ये बात की थी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसे हम दो स्टेज में पढ़ते हैं। पहला होता है विषमांग, विषमांग या विषमांगी कुछ भी लिखिएगा, एंड सेकंड इज समांगी। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि विषमांगी विभाजन को हम बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या प्रथम। तो कुछ गलत तो नहीं है ना? बात तो एक ही है, meiosis first and this is a meiosis second। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें आपके meiosis फर्स्ट के बारे में, मतलब विषमांगी विभाजन के बारे में, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं 4 अवस्थाओं में, दैट इज अ पीमेट, राइट? कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, वहीं जो आपका सेकंड है मियोसिस सेकंड, उसे भी हम लोग 4 स्टेज में पढ़ते हैं, दैट इज द पीमेट। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। ठीक है, लेकिन कल ही बताया था कि हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है। द्वितीय तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि द्वितीय विभाजन जो है वो एज इट इज समसूत्री विभाजन की तरह से होगा। तो जो चीज आपने वहां पढ़ी थी सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो इसलिए दोबारा नहीं बताया जाएगा। यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे मियोसिस फर्स्ट की, तो उसका जो पहली प्रथम अवस्था थी दैट इज अ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, क्या थी? डिप्लोटीन थी या डाइकाइनेसिस थी? डिप्लोटीन, और फिर लास्ट में डाइकाइनेसिस। ठीक है, क्योंकि काइनेसिस जैसी चीज सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, या हम ये कहें कि सबसे लास्ट में जो आएगा, ठीक है, तो वो काइनेसिस वाली चीज होगी। ठीक है, तो डिप्लोटीन समझ में आया आपको? डाइकाइनेसिस होगा सबसे लास्ट में। तो चलिए, कल हम लोगों ने बात कर ली थी प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। ठीक, अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज अ मेटाफेज प्रथम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। कल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जाइगोटीन, लैप्टोटीन, इन सब में क्या बताया था कि इसमें टेट्राड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें काइजमेटा बनता है। काइजमेटा कौन सी अवस्था में बना था? बिल्कुल सही बात, पैकेटीन अवस्था में बना था, है ना? काइजमेटा, काइजमेटा क्या होता है? जोर से बोल दीजिए, मैं भी सुन लूं। बिल्कुल सही बात है कि जब गुणसूत्र जो है एक्स विन्यासों में व्यवस्थित हो जाते हैं उसे हम काइजमेटा बोलते हैं ना। तो उसके बाद हम लोगों ने 2 अवस्था और पढ़ी थी, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो मेन तो हमारा काइजमेटा तक ही था। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आपकी मेटाफेज प्रथम के बारे में। तो मेटाफेज प्रथम में क्या होता है? सबसे पहले आपकी केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है।
चलो ये लिख देते हैं, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सुनाई नहीं दिया? डाइकाइनेसिस कल मैंने बता दिया था लास्ट में। नहीं, पैकेटीन तक तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया था। मुझसे पूछा भी गया था कि मैडम इन दोनों के डायग्राम नहीं है, मैंने कहा नहीं, इन दोनों के डायग्राम नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जाके टर्मिनेशन हो जाता है। ये बताया था ना लास्ट में, एक एक लाइन, उसमें इतना इंपॉर्टेंट था नहीं ना, सिर्फ टर्मिनेशन तक ही था, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले केंद्र का मतलब न्यूक्लियोलस और आपका केंद्रक झिल्ली दोनों विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के में कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें पादप कोशिका के बारे में, ठीक है, तो आपकी मेटाफेज में एक तो स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर मतलब क्या बोलते हैं उन्हें हम, तर्कु तंतु का निर्माण होता है, ठीक है। तर्कु तंतु का निर्माण होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो किस तरफ जाते हैं, आपके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। और क्या बनाते हैं, आपके एस्ट्रल रेस बनाते हैं, ठीक है। ये है आपके विपरीत ध्रुव, ठीक है। वहीं यहां पर क्या उपस्थित होगी, इक्वेटोरियल प्लेट, मध्य में उपस्थित थी ना इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर मेटाफेज प्रथम की एक खासियत होती है कि इसमें जो टेट्राड थे, ठीक है, अब वो एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे रह जाएंगे, टेट्राड से सिर्फ और सिर्फ दो उसमें रह जाएंगे क्रोमेटिड में। जैसे टेट्राड में क्या था, इसमें चार वो थे, ठीक है। तो अब कैसे रह जाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भाई इंटरचेंज हुआ था ना क्रॉसिंग ओवर के बाद, हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब टेट्राड से सिर्फ और सिर्फ द्विसंयोजी रह जाते हैं, ठीक है ना। चार में से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ पर मैंने चारों को इस तरह से बना दिया, अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो कोई परेशानी नहीं। अब इनको यहां से पकड़कर इन चारों को इस तरफ एक ही तरफ कर दूं तो ये चार भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब उसमें कल मैंने क्या बताया था कि इनमें विनिमय की प्रोसेस होती है ना। विनिमय मतलब क्यों, क्योंकि इसमें गुणसूत्र जो थे वो तो अलग अलग थे होमोलोगस में, है ना। एक पैतृक था और एक मात्रक की तरफ से था, ठीक है ना। इतना तो समझ में आया था, विनिमय भी हुआ था, बस वही चीज है। अब मेटाफेज में क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो न्यूक्लियोलस है ना ही केंद्रक झिल्ली है, दोनों विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर विन्यासित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इक्वेटोरियल प्लेट पर जब विन्यासित होने का तरीका होता है, इनका ये जो सेंट्रोमियर होता है हमेशा विपरीत ध्रुव की तरफ रहेगा, ठीक है। और इनकी भुजा जो है वो इस इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ रहती है, मध्य भाग केंद्र की तरफ रहेगी, समझ में आया। वहीं जब हम लोग बात करते हैं, अब क्या होगा, इनमें संकुचन होगा, ठीक है। विपरीत ध्रुव में क्या होता है, संकुचन होगा, जिसकी वजह से ये अब विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं, पहुंचते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब ये आपके जो द्विसंयोजी हैं ये अब विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं, पहुंचते नहीं है। पहुंचेंगे कब, आपकी नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज द एनाफेज फर्स्ट। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है, आपकी केंद्र का मतलब आपकी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली दोनों विलुप्त हो जाएंगी। आपके ये जो द्विसंयोजी हैं वो किस पर आके विन्यासित हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर, और इस पे स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद ये उसकी तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है। लेकिन विपरीत ध्रुव पर पहुंचते नहीं है, सिर्फ उस तरफ जाने लगते, इतना लिखिएगा आप, ठीक है ना। विपरीत ध्रुव की तरफ ये जाने लगते हैं, समझ में आया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ड्रॉ करना है, ड्रॉ कीजिए।
हो गया? हो गया, गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज प्रथम एंड टीलोफेज प्रथम, ठीक है? स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के बताए थे भाई? 3 प्रकार के, कौन कौन से थे? और गुड, और किसी को याद नहीं है? सुनाई नहीं दिया मुझे। और किसी को याद नहीं है क्या? याद है? मैं अगर खामोशी को हाँ समझ लूं फिर? बता, खामोशी को हाँ समझ लिया जाए? पढ़ लिया सबने? तो चलिए बताइए फिर, सतत तंतु क्या होते हैं? गुड। और इंटरजोनल? दो, वेरी नाइस। और दूसरा? गुड, ठीक है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लास याद कर लीजिएगा आप इसको। इनको आप अच्छे से बना लीजिएगा बस, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ, आप थोड़ा अच्छे से बनाना। हो गया? लेबलिंग खुद कर लीजिएगा, ठीक है? लेबलिंग तो कर सकते हैं ना, स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम, बाइवैलेंट क्रोमोसोम या क्रोमेटिड, कर सकते हो ना? कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब कर लीजिएगा, लाइए। हो गया? करो करो।
ठीक है, चले आगे। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट के बारे में, ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने मेटाफेज प्रथम पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि वो इक्वेटोरियल प्लेट पर विन्यासित हो जाते हैं और वो किसकी तरफ जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। इतना था मेटाफेज में, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें एनाफेज प्रथम के बारे में, तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो आपके, ठीक है, द्विसंयोजी थे, ठीक है, टेट्राड तो रहे नहीं है, अब टेट्राड से अभी दो भागों में विभक्त हो गए थे, तो ये दोनों ही भागों में द्विसंयोजी युक्त है ये, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं ये, ठीक है। अब विपरीत ध्रुव के बाद में अब क्या होता है, नेक्स्ट है आपकी टीलोफेज प्रथम। टीलोफेज प्रथम ये जो है, आप लोगों को स्टार्टिंग का अगर याद हो, टीलोफेज प्रथम हमने किसमें पढ़ती है, समसूत्री विभाजन में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो भाई यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं विपरीत ध्रुव पर एनाफेज प्रथम में, ठीक है। यहाँ पर क्या बनने लगता है, केंद्रिका का निर्माण होगा, ठीक है। अगर आपको समसूत्री याद हो तो उसमें क्या कहा था, टीलोफेज प्रवस्था जो होती है वो प्रोफेज प्रवस्था के जस्ट अपोजिट, विपरीत प्रवस्था मानी जाती है। क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम अवस्था में आपकी केंद्रिका विलुप्त होती थी और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती थी, लेकिन टीलोफेज में वो सब चीजें बनने लगती हैं, यही बताया गया था। सेम चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि इसमें किस चीज का निर्माण हो जाता है, एक तो केंद्रिका न्यूक्लियोलस बन जाएगा, दूसरा इसमें बनने लगता है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है, ठीक है। अब केंद्रक झिल्ली भी बन गई है और आपकी क्या बन चुका है, केंद्रिका का निर्माण हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को अगर याद हो लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि टीलोफेज प्रथम के बाद आप लोग किसी किसी बुक में एक टर्म देखेंगे, दैट इज अ इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज के बारे में कहा था ना कि इंटरकाइनेज बताया जाएगा। इंटरकाइनेज का मतलब होता है विभाजन, काइनेज मतलब क्या है, विभाजन। इंटरकाइनेज मतलब जब ये आपकी टीलोफेज व्यवस्था के बाद में अब जो व्यवस्था आएगी उसमें आपकी ये पैतृक कोशिका किसमें विभाजित होगी, दो भागों में विभाजन होगा। तो इंटरकाइनेज इसमें क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस बन चुका है, केंद्रक झिल्ली बन चुकी है अब, ठीक है। अब इसमें किस चीज का निर्माण होता है आपका, भाई आप एनिमल सेल में स्टडी कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपका, फरो, खांच का निर्माण होगा, ठीक है। अगर आप लोग बॉटनी के उसमें पढ़ते तो क्या किसका निर्माण होता, बिल्कुल सही बात है, सेप्टा या फिर पट्ट का निर्माण होता है ना। लेकिन चूंकि हम पढ़ तो उसमें नहीं है आपके एनिमल सेल में, तो इसमें अब किसका निर्माण होता है आपका, सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, ग्रूव का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। सॉरी सेप्टा नहीं, ग्रूव का फॉर्मेशन होता है इसे फरो। तो अब फरो जैसे ही बनती है वैसे ही आगे चलकर कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, दो भागों में विभक्त हो जाती है। और ये आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो भी फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही जो डॉटर सेल है मतलब पुत्री कोशिका है, ठीक। अब ये पुत्री कोशिका कैसी होंगी आपकी, अगुणित होंगी, वेरी नाइस, मतलब एन, ठीक है ना, हेप्लॉइड प्रकार की है इसमें, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये आधे हो चुके हैं, क्योंकि पैतृक कोशिका जो थी वो डिप्लॉयड अवस्था में थी, जबकि आपकी पुत्री कोशिका ये अगुणित अवस्था में आ चुकी है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद अब ये दोनों कोशिका जो है किसमें एंट्री करेंगी, आपकी दूसरी प्रवस्था में, मतलब दूसरी अवस्था कौन सी थी आपकी, मियोसिस सेकेंड या फिर होमियोटाइपिक सेकेंड या फिर समांगी विभाजन, ठीक है। समांगी विभाजन दोनों ही कोशिका में होगा। अब ये तैयार है आपकी किसमें जाने के लिए, जैसे हम लोगों ने बात की थी समसूत्री विभाजन में, ठीक है। उसमें भी प्रोफेज जब व्यवस्था होती है उसमें से पहले भी आपकी किसमें रहती है, आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं ये हमेशा, ठीक है। बाद में इनका क्या हो जाता है, संघनित रूप हो जाता है, संघनित के बाद तो आगे किसमें बदलती है, आपकी क्रोमेटिड में बदलती है ना। तो ये सभी चीजें अब आपकी आगे जाएंगी आपकी समांगी विभाजन में, और कितने पार्ट से बदल जाएंगी, ये एक कोशिका है आगे दो में और ये भी दो में, टोटल कितनी हो गई, चार। तो बनने वाली समांगी विभाजन के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो कितनी होती है टोटल,
4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरी बात, 4 पुत्री कोशिका तो बन गई। ये चारों पुत्री कोशिकाएं कैसी होती हैं आपकी? अगुणित या द्विगुणित? अगुणित होंगी, द्विगुणित होंगी? क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं, समसूत्री मैंने बताया था। सम मतलब होता है समान। ठीक है, मतलब जितने पैतृक कोशिका में गुणसूत्र हैं वही आपकी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र रहेंगे। इसमें कितने हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आपकी हैप्लॉइड है, अगुणित है, तो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं भी कैसी होंगी? अगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी। हाँ, विभाजन होगा ना, समसूत्री विभाजन के तरीके से तो होगा। मियोसिस सेकंड, अपना माइटोसिस वो पढ़ा था ना, माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में आपने क्या पढ़ा था? जितने पैतृक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उतने ही पुत्री कोशिका में रहते हैं, यही बताया गया था। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बताया था, यही कहा था ना। तो उसमें द्विगुणित से द्विगुणित बनते थे, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ द्विगुणित ना होते, अगुणित है। तो आपके जब क्या होगा? समसूत्री विभाजन, सम माने होता है समान, मतलब गुणसूत्रों के नंबर जो है, संख्या जो है वो समान रहेगी। इसमें कितनी है? ये अगुणित है कि द्विगुणित है? अगुणित है, तो बनने वाली पुत्री कोशिका कैसी होगी फिर? अगुणित। द्विगुणित तो हो ही नहीं सकती। द्विगुणित होगी बाद में, कब? निषेचन के बाद। कल बताया था ना, निषेचन होगा तभी तो, क्योंकि ओवा भी आपका एन है भाई। बनने वाली पुत्री कोशिका क्या होगी? या तो अंड कोशिका होगी या फिर शुक्राणु होंगे। इन दोनों का फ्यूजन, संलयन जब होगा तो कब होता है? निषेचन के दौरान होगा। तो ये दोनों मिलकर तभी तो द्विगुणित कोशिका बनाएंगे, तभी तो भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर रहते हैं। तो हर उसमें पीढ़ी में कितने बढ़ जाते। कल यही तो बात डिस्कस हुई थी हमारी, है ना, कि अगर ऐसा नहीं हो, अनुसूत्री विभाजन ना हो, तो फिर तो एक पीढ़ी से तो दूसरी पीढ़ी, और 10 पीढ़ियों में तो रहने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे फिर, है ना। ये बात होती है डिस्कस। तो चलिए क्लास, यहाँ कंप्लीट होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं? पढ़ लीजिएगा, परेशानी आती है तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक खास बात, अगर आप लोगों को याद हो तो जब ये टॉपिक जो स्टार्ट किया था, टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था हमने वैसे? अर्धसूत्री विभाजन हम किसमें पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम? 12th वाला स्कूल वाले हिसाब रखते हैं, चैप्टर बताएं, टॉपिक तो छोड़ ही रहे आप। चैप्टर था हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन चैप्टर था। तो कोशिका विभाजन पढ़ाते वक्त ये कहा था, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? और असमसूत्री, ठीक है, या फिर एमाइटोसिस, यही बताया था ना। बस अब हम लोगों ने 3 टाइप के, मतलब 3 प्रकार के क्या पढ़ लिए हम लोगों ने। अब यहाँ पर कोशिका विभाजन, जिसमें से फर्स्ट था आपका समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, और तीसरा असमसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है आपका किसमें? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री और असमसूत्री, गुड, निम्न अकशेरुकी। चलिए इतना ही समझ लीजिए, इतना तो हम लोग पहली बात कर चुके हैं। ठीक है, 2 के बारे में बात हो गई। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑल हैज जॉइंड। अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड कोशिका विभाजन के बारे में, दैट इज असमसूत्री। असमसूत्री किसमें हुआ है? लोअर, मतलब निम्न अकशेरुकियों में। अकशेरुकी ये क्या होते हैं? नहीं, एग्जाम्पल नहीं होते क्या है?
हाँ, किनमें? कशेरुक दंड अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। वो किसमें आते हैं आपके? अकशेरुकी में, ठीक है। तो निम्न अकशेरुकी उदाहरण लिखवा चुके हैं ना, गुड। पर चलो अच्छी बात है, बार बार पढ़ेंगे तो याद ही होंगे, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कशेरुकी, ऐसे आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे 12th तक, कशेरुकी अकशेरुकी जानते हैं ना। तो कशेरुकी के मुझे कुछ वो बता सकते हैं आप, लक्षण? हैं जी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। सबसे मेजर लक्षण होता है नोटोकॉर्ड का पाया जाना। और कॉर्डेटा के 3 इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने बताए भी थे आप लोगों को, पेपर फर्स्ट पढ़ाया था जब। ये कहा था 3 लक्षण आप लोगों को टिप्पर होने चाहिए, ये वाइवा में पूछे जाते हैं। पहला तो था नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती, सबसे मेजर लक्षण होता है, ठीक है ना, इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। दूसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है ना, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तीसरा होता है इसमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है ना। तो सबसे मेजर जो होगा, सबसे बड़ा जो की कैरेक्टर होता है, वो तो यही होता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसमें, ठीक है। वही नर्व कॉर्ड को हम बोलते हैं आपका, हिंदी में देख के बताता हूँ मुझे इंग्लिश रूपांतर पता नहीं है उसका, एक्चुअली याद नहीं रहता थोड़ा ठीक है, पर मैं देख के बता दूंगी। लेकिन आप लोगों को जो बताने हैं वो यही बताने हैं, ठीक है। खैर लेट इट बी, हम लोग अपने से भटक रहे हैं। अब हम लोग बात करें क्लास जब निम्न अकशेरुकियों की, ठीक है। तो निम्न अकशेरुकी में हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। आप लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बॉटनी में पढ़ चुके हैं या फिर, है ना। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज में प्रजनन पढ़ा था। अरे बैक्टीरिया सबने पढ़ लिया है ना, जीवाणु, तो जीवाणु में प्रजनन पढ़ लिया होगा ना, कौन कौन सा था? खुसुर फुसुर शुरू हाँ, क्या क्या पढ़ा था? चलो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। उसमें आप लोगों ने अलैंगिक विभाजन पढ़ा था, लैंगिक दोनों पढ़े थे, वेरी नाइस। क्या क्या पढ़े थे आपने? चलो पहले लैंगिक के बारे में बात कर लेते हैं। अलैंगिक नहीं, पहले लैंगिक बताओ मुझे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक तो हमारा टॉपिक ही है, तो वो तो भाई बताना ही है। लैंगिक बताओ मुझे पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? हैं जी? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों ने लगता है उसके टर्म्स याद नहीं किए अभी तक, है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, रूपांतरण, यही पढ़ाया होगा ना उसमें। ग्रिफिथ का एक वो एग्जाम्पल आता है उसमें, चूहे वाला, है ना, उग्र और अनुग्र वाले, वो सब पढ़े थे। हाँ, अरे बच्चों ने पढ़े, तुमने कैसे नहीं पढ़े यही तो पढ़े होंगे बॉटनी में इसमें ही होते हैं, ठीक है। ग्रिफिथ वाले जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन इसमें जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें क्लास अलैंगिक विभाजन के बारे में, तो अलैंगिक विभाजन में आपने क्या पढ़ा था? हाँ पीछे, अलैंगिक विभाजन में क्या पढ़ा था आपने? रेड जैकेट, कुछ नहीं पढ़ा था हमने जो था टीचर पढ़ा के गए, कोई बात नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्या पढ़ा था क्लास अलैंगिक विभाजन में? अरे कोई पढ़ भी लिया करो, कहानी सुननी आती हो क्या? देखो, जब हम लोग बात करते हैं आपके अलैंगिक विभाजन की, तो जब जीवाणु की बात करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं बडिंग, मुकुलन पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था मुकुलन, और द्विखंडन विधि पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़ा था ना। देख लो, मैंने नहीं पढ़ा, कुछ मुझे पता था मैडम ने ये पढ़ाया होगा चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग बात करें आपके निम्न अकशेरुकी की, भाई देखिए कल भी सवाल पूछा था आप में से किसी ने, पूछा था ना किसे, मोनेरा के बारे में। 5 किंगडम स्कीम जब पढ़ाई गई थी तो उसमें फर्स्ट होता दैट इज अ मोनेरा। मोनेरा के बारे में क्या लिखा हुआ था? इसमें लैंगिक विभाजन नहीं होता, तो आपका माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन नहीं मिलता। उसमें जो विभाजन देखने को मिलेगा दैट इज अ असमसूत्री विभाजन, ठीक है ना।
तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज असमसूत्री विभाजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए हम जीवाणु लेके नहीं चल रहे क्योंकि जीवाणुओं का अलग रहता है, पर जीवाणु भी आपके निम्न अकशेरुकी में आएंगे, उसमें भी प्रोसीजर पूरा यही रहेगा, क्योंकि उसमें भी आप लोगों ने माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ा होगा कभी प्रजनन में, नहीं पढ़ा ना उसमें आप लोगों ने द्विखंडन विधि, मुकुलन या फिर रूपांतरण और भी जो आपके हिंदी में टर्म्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, वो सब पढ़े थे, पर आपने असमसूत्री नहीं पढ़ा था, है ना, अर्धसूत्री और समसूत्री नहीं पढ़ा था। चलिए बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई भी आपकी सेल है, कोशिका है, कोशिका में बाहर की तरफ उपस्थित होता है ये कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य के अंदर की तरफ उपस्थित होता है केंद्रक, ठीक है। असमसूत्री में क्या होता है, सबसे पहले ये केंद्रक जो है इसका साइज इंक्रीज करता है, ये अपने आकार में बढ़ता है, ठीक है। आकार में बढ़ने के बाद सबसे पहला जो ये आकार लेता है वो होता है डंबल। डंबल जानते हैं आप सभी? अरे हाँ या ना में तो जवाब दे दीजिए, क्या होते हैं डंबल? मैं तभी बनाऊंगी डंबल। डंबल बताओ, डंबल क्या होते हैं? जो डमरू के आकार के होते हैं। चलिए फर्स्ट ईयर बताओ, आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज, इन्हें जब तक डंबल सोचने देते हैं हम।